अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नॉवल को एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम नॉवल पढ़ रहे थे जनून तेरे इश्क का, जिसकी राइटर है कायनात इजाज। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। जब वो सोकर उठी तो इसे एहसास हुआ इसके बाजू से बैंडेज उतर चुकी है जो नर्स ने लगाई थी। फोड़कर बैंडेज तब्दील करने लगी जहां खून खुश्क होकर जम चुका था। एक्चुअली चीजें तोड़ते हुए इसे एहसास ही नहीं हुआ था कि कब वो खुद को चोट पहुंचा बैठी। तभी इसे नीचे से किसी औरत के खिलखिला कर हंसने की आवाज आने लगी। वो कमरे को एक नजर देखने के बाद जहां हर चीज टूटी हुई थी वो उठकर कमरे से बाहर निकल गई, जहां अभी भी किसी की हंसी इसके कानों से टकरा रही थी। हर कदम के साथ इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लिविंग एरिया में पहुंचकर सामने का मंजर देख इसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जहां एक लड़की अरहम के गाल पर अब लब रख रही थी। स्टॉप इट! वो हलक के बल नम आंखों से चिल्लाई। इससे पहले वो लड़की अरहम के लबों पर अपना लम्स छोड़ती, इसकी पुकार पर इन दोनों ने मुड़कर अस्फरा की जानिब देखा। ये कौन है स्वीट हार्ट? वो औरत अरहम के चेहरे पर अपना हाथ रखकर पूछने लगी, जबकि वो ब्लैंक आंखों से अस्फरा की जानिब देखने लगा। इस औरत का अरहम के मुंह पर हाथ रखना ही अस्फरा के दिल जलाकर राख कर गया था और वो आगे गुस्से से बढ़ी और इस औरत का जबड़ा सख्ती से अपने हाथों में दबोचकर अरहम से दूर किया, जिस पर वो औरत अस्फरा को इतनी शदीद पकड़ पर कराह कर रह गई। बीवी हूं इसकी, समझ आया या वापिस से समझाऊं? वो इसका मुंह छोड़कर गले से पकड़ते हुए गुर्राई। तुम पागल हो? गला छोड़ो मेरा। जब इस लड़की ने सांस लेना मुश्किल होने लगा तो वो टूटे फूटे अल्फाज में बोली, हाँ हूं अपने शौहर के लिए। आइंदा इसके आस पास भी देखा ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी तुम्हारे। वो इसे फर्श की जानिब धकेलते हुए बोली, साथ ही पलटकर अरहम की जानिब देखने लगी जो शौक की हालत में इसे देख रहा था, मगर इसकी यूं अचानक अपनी तरफ देखने पर खुद को कंपस कर गया। फ्लावर ब्लैकवुड, तुम जाओ, और हाँ मैंने तुम्हारा शुक्रिया कबूल कर लिया है। वो मुस्कुराता हुआ बोला तो वो हाँ में सर हिलाती वहां से चली गई। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो अरहम? कैसे अरहम? वो चिल्लाते हुए पूछने लगी, साथ आंसू इसकी आंखों से निकलकर इसके गालों को चूमने लगे। मेरे घर में मत चिल्लाओ लड़की। वो सुकून से बोलता रेफ्रिजरेटर की जानिब बढ़ गया। तुम किसी और औरत को अपने घर में लाए हो और इसे खुद के गाल पर किस करने दी? अगर मैं ना आती तो वो तुम्हारे होंठों पर भी अपना लम्स छोड़ चुकी होती। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, वो भी इसी घर में जहां मैं अभी मौजूद हूं? वो भीगे लहजे में चिल्लाने लगी। ये मेरा घर है, वो आराम से कहकर बोतल निकालकर पानी पीने लग गया। तुम्हारा घर? अब ये तुम्हारा घर हो गया है? तो फिर मैं तुम्हारे साथ इस घर में क्या कर रही हूं? वो चीखते हुए पूछने लगी। पहली बात, चिल्लाओ मत, मेरा सर बहुत बुरी तरह से दर्द हो रहा है। दूसरी बात, ये मेरा घर है, मेरी मर्जी किसे लाना है और किसे नहीं। वो मजे से पानी के घूंट भरता हुआ बोला। तुम्हारे नजदीक यहां कोई मजाक चल रहा है? वो इसके करीब जाकर पूछने लगी। जो समझना है समझो अस्प्रा, मैंने तुम्हें तकरीबन सुबह के 3 बजे कॉल की कि घर वापस आ जाओ और तुम ऐसे रिएक्ट करोगे? वो रोते हुए पूछने लगी। मैंने तुम्हें दिल से कॉल की कि मेरे पास आ जाओ, लेकिन तुमने क्या किया? मेरे मुंह पर ही फोन बंद कर दिया और जब सुबह उठी तो पहली चीज मेरे कानों से क्या टकराई? किसी दूसरी औरत की हंसी। क्यों अरहम, बोलो ना क्यों? वो इसके सामने शिद्दत से रोते हुए पूछने लगी। तुम मुझे छोड़कर चली गई जब मैंने तुम्हारे साथ जीना सीख लिया था। तुमने मुझे इस वक्त धोखा दिया जब मैंने अपनी जिंदगी अपना आप तुम्हारे हवाले करने की कोशिश कर रहा था। वो भी चिल्लाते हुए बोला। ओ माय गॉड अरहम, तुम मुझसे क्या उम्मीद रख रहे थे? तुमने मुझे किडनैप किया, मुझे मेरी फैमिली को मारने की धमकी दी, टॉर्चर किया, और तुम्हें लग रहा था मैं सब भूल जाऊंगी, कोई मजाक चल रहा है। मैं यही हूं अस्परा, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। और तुमसे क्या तवक्को कर रही हो? मैं कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लूं
और किसी स्टूपिड आशिक की तरह घुटने के बल झुककर हाथ में अंगूठी लेकर तुम्हें प्रपोज करूं? ओह हेल्प प्लीज। तुम तो तब भी वापस नहीं आई थी जब मैं घुटनों के बल जमीन पर झुककर तुम्हें पुकार रहा था। वो पानी की बोतल फर्श पर फेंकते हुए चीखा। तुमने मुझे कोई ऑप्शन नहीं दी थी, यहां तक कि ये भी नहीं बताया कि मेरे पेरेंट्स जिंदा भी हैं या नहीं। वो भी चिल्लाते हुए बोली। मुझे जैन को तुम्हारे आसपास रहने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी, वो यहाँ वहां टहलते हुए बोला। इसे दरमियान में मत खींचो। अगर मैं कुछ जान पाई थी कि मेरे पेरेंट्स जिंदा हैं तो वो भी सिर्फ इसी की वजह से। यही वजह है, इसीलिए मुझे इसे तुम्हारे पास आने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। वो चिल्लाया। तुम ऐसे क्यों हो अरहम? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते कि आखिर तुम क्या महसूस कर रहे हो? तुम्हारे दिल में क्या है? एक पल तो मेरे साथ इतने अच्छे स्वीट हो जाते हो, दूसरे पल मॉन्स्टर का रूप ले लेते हो। वो काउच की जानिब इशारा करते हुए बोली, जहां अरहम को वो लड़की तकरीबन किस करने वाली थी। तुम्हें क्या लगता है जब तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं किसी और औरत के करीब नहीं गया? वो इससे पूछने लगा। स्टॉप इट अरहम। वो इसके सीने पर मुक्का मारते हुए चिल्लाई। और तुम्हें क्या लगता है जब तुम मेरी जिंदगी में मौजूद थी मैंने किसी और लड़की की तरफ पलट कर नहीं देखा? इसने कहकर खुश्क सा कहका लगाया। अरहम प्लीज चुप हो जाओ। वो इसके सीने पर थप्पड़ मारते हुए गिड़गिड़ाने लगी। गॉड अस्प्रा, तुम परियों की कहानी में रहती हो। तुम्हारे होने के बावजूद मैं दूसरी लड़कियों के करीब जाता रहा हूं। वो इसके कान में सरगोशी नुमा बोला। वो इससे दूर होकर नम आंखों से इसकी जानिब देखने लगी। तुम्हें पता है, मैं बाज दफा जब तुम्हारे साथ होता हूँ तो तुम्हारे अक्स में किसी और को ही तलाशता हूँ, क्योंकि तुमसे ज्यादा खूबसूरत बाहर की दुनिया है। अस्प्रा का हाथ उठा था और अरहम के मुंह पर अपनी छाप छोड़ गया। वो बेयकीनी से इसकी जानिब देखने लगा जो इसके सामने दीवानों की तरह रो रही थी। मैं ठीक कहती थी, मैं तुम्हारे लिए कोई खिलौना हूं जिसके साथ तुम्हारा जैसा दिल करता था वैसा खेलते हो। इसने सरगोशी नुमा कहा, जिस पर अरहम की आंखें फैली और गुस्से की जगह एहसास ने ले ली। तुम झूठ बोल रहे हो ना, मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए? तुमने बोला था जब तुम किसी को हर्ट करना चाहो तो हर हद से गुजरते हो, इसे टॉर्चर करने के लिए, इसे अजियत देने के लिए। मुझे याद है तुमने बोला था, यही कर रहे हो ना मेरे साथ? वो इसका गिरेबान पकड़ते हुए बोली। जो चाहे सोचो, मुझे कोई परवाह नहीं। वो अपने गिरेबान से इसके हाथ छुड़वाते हुए बोला। अरहम, बहुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा। ये देखो, मुझे सरता पाँव देखो, तुम्हारे रंग में रंग चुकी हूं। मुझ में पहले जैसा कुछ भी नहीं है, सब वैसा है जैसा तुम चाहते थे। देखो ना प्लीज मेरी तरफ। ये अस्प्रा तुम्हारे रंग में रंग चुकी है, तुम्हारी हो चुकी है। और यकीन करो अरहम, जिस तरह तुम्हें मेरे दिल और दिमाग और रूह पर हुक्मरानी करनी थी ना, वैसे ही मुझे तुम्हारे दिलो दिमाग और रूह पर राज करना है। वो इसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, जबकि वो खामोशी से इसे देखने लगा। अगर तुम मेरे ना हुए, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे आसपास सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। तुम्हें भी किसी और के काबिल नहीं छोड़ूंगी। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं, तुम्हारी लाई हुई थी। अब मेरे पास तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे लिए मैंने ये माफिया की दुनिया कबूल की है, जहां हर वक्त खून खराबा है। मगर मैं तुम्हारे लिए ये सब देखने के लिए तैयार हूं। लेकिन तुम। वो इससे दूर होकर इसकी आंखों में देखते हुए गुर्राई। अरहम, इतनी आसानी से तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी, वरना तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। वो आगे बढ़कर इसकी पॉकेट से पिस्टल निकालकर पास पड़े टेबल पर गोलियां चलाते चीखी, जिससे कांच का डाइनिंग टेबल चकनाचूर हो गया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि अरहम सदमे से इसकी जानिब देखने लगा। पागल वागल हो गई हो? वो जल्दी से होश में आकर इसका बाजू पकड़ते हुए बोला। इससे अंदाजा लगा लेना कितनी तुम्हारे रंग में रंग चुकी हूं। ये अस्प्रा अब्दुल जब्बार नहीं, बल्कि तुम्हारी टिस्वोरो है, जो तुम जैसी ही है और तुम्हें अपने तक महदूद रखने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। वो फनूस पर गोली चलाते हुए बोली। इससे पहले वो सीधा इन दोनों पर आकर गिरता, अरहम ने अस्प्रा का बाजू पकड़कर इसे दूर खींचा और फनूस फर्श पर गिर के टुकड़े टुकड़े हो गया। अस्प्रा, क्या हो गया है? तुम होश में तो हो? वो इससे पिस्टल छीनते हुए चीखा।
नहीं हूं मैं होश में, वो नम आंखों से चीखते हुए बोली और इसे वहां छोड़कर घर से बाहर निकल गई। मुझे अपने ये हाथ मत लगाओ जिनसे तुमने दूसरी औरत को छुआ है, दूर रहो मुझसे। अरहन ने जल्दी से दरवाजे से बाहर निकलकर अस्परा का बाजू पकड़ा तो वो चीखते हुए बोली, देखो मेरी तरफ, क्या थी मैं और तुमने मुझे क्या बना दिया। वो अपने हाथों की तरफ इशारा करने लगी जहां कुछ देर पहले पिस्टल थी। तुम मॉन्स्टर हो अरहम, मॉन्स्टर। मेरा सब कुछ छीन लिया तुमने, मुझसे मेरी वो जिंदगी ले ली जहां खुशियां थी, जहां सब अपने थे, जहां मुझे आजादी मैसर थी। बदले में तुमने क्या दिया? सिर्फ दर्द। तुमने मुझे खिलौना समझकर बस खेला है। नफरत है मुझे तुमसे, तुमसे हाथ मत लगाना मुझे। वो जब वापस से इसका हाथ पकड़ने लगा तभी वो नम लहजे में चिल्लाई और इससे दूर हो गई। तुम बहुत बेरहम हो अरहम, देखो देखो, मैं खाली हाथ हूं आज, कुछ नहीं रहा पास मेरे, कुछ भी नहीं। वो बेबसी से सिसकते हुए बोली, याद रखना अरहम, अगर मेरे पास कुछ नहीं आया ना तो खुश मैं तुम्हें भी नहीं रहने दूंगी, तुम्हारे आसपास सब कुछ छलाकर भस्म कर दूंगी। वो भीगे लहजे में हलक के बल चीखी वहां से चली गई, जबकि अरहम के कदम वहीं मंजबंद हो गए। वो खाली आंखों से इसे जाता देखने लगा। वो चलते चलते मेन सिटी तक पहुंच गई। इसे रास्तों का बिल्कुल भी एहसास नहीं था क्योंकि वो पहली बार यहाँ यूं अकेले निकली थी, वरना अरहम या विक्टर हमेशा इसके साथ होते थे। मुझे इसे कॉल करके बोलना ही नहीं चाहिए था कि मुझे इसकी जरूरत है। बदतमीज इंसान ना हो तो। बदले में क्या दिया? एक दूसरी औरत घर उठा लाया। वो रोड के करीब दरख्त से टेक लगाते हुए नम आंखों से सोचने लगी। तभी इसकी नजर अपने हाथ पर गई जहां से खून बह रहा था। गॉड, मुझे क्या हुआ? और जो कुछ मैंने पहले किया वो सब क्या था? मैं ऐसी तो नहीं हूं। मैं कैसे पागलों की तरह पहले इसकी तस्वीर ढूंढ रही थी और जब वो ना मिली तो इसे बोल दिया घर आ जाओ, ताकि इसकी बाहों में छुपकर जो कुछ भी हुआ इसे भूल जाऊं। लेकिन इसे यूं कॉल बंद कर देने पर मैं इतनी दीवानी कैसे हो गई कि दिमाग को ब्लॉक करके सिर्फ अपने जज्बात की सुनती चली गई और पकड़कर सारा घर ही तहस नहस करके रख दिया। वो अपना सर हाथों में थाम कर बड़बड़ाने लगी। मतलब जब इसने कहा था कि फाइनली मैंने तुम्हारा दिल चुरा लिया है, तो वो सही बोल रहा था। ये सोच आते ही इसकी आंखें भीगने लगी। तुम बहुत बड़े चीटर हो तुम अरहम, बहुत बड़े। मुझे एहतियात करनी चाहिए थी, सब मेरी गलती है। जो मैं सोचने लगी तुम में कुछ अच्छा बाकी है। वो अपने हाथों की लकीरें देखने लगी और वक्त गुजरने का इसे जरा भी एहसास नहीं हुआ। तभी एक गाड़ी इसके सामने आकर रुकी। गाड़ी में बैठो। वो जो सर झुकाए बैठी थी, इसकी मजबूत आवाज इसकी स्मातों से टकराई। इसने सर उठाकर चिढ़ते हुए अपने सामने खड़े वजूद की जानिब देखा, क्योंकि वो अली या जैन के आने की उम्मीद रख सकती थी, यहाँ तक कि अरहम की भी। मगर जुबैर, इसका तो वो मरकर भी नहीं सोचने वाली थी। तुम क्या चाहते हो जुबैर? जस्ट गेट इन द डैम कार। अरहम इज लॉसिंग हिज माइंड। वो गुस्से से बोला, ओह ऐसा है क्या? जब मैंने आखिरी दफा देखा था वो किसी ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की के साथ खुशी खुशी किस करने में मसरूफ था। वो भी गुस्से से चिल्लाई, ये जेलस होने का वक्त नहीं है, बस गाड़ी में बैठो। मैं जेलस नहीं हूं। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें उठाकर गाड़ी में पटकूं तो चुप करके अंदर आ जाओ। वो हतमी लहजे में बोला, जिस पर अस्परा ने इसे घूरा तो वो भी इसे घूरने लगा। अस्परा ने आईब्रो उचकाया तो इसने भी उचकाया। अस्परा को पता था वो हार नहीं मानेगा, इसीलिए वो चुप करके उठकर गाड़ी में बैठ गई। इसके बैठते ही जुबैर भी गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा गया। कुछ देर बाद इसका फोन बजा। मेरे साथ ही है, जुबैर कहकर कॉल कट कर गया। हम कहाँ जा रहे हैं? अस्परा ने सवालिया नजरों से इसकी जानिब देखा। मेरे घर, वो सुकून से बोला। हम यहाँ क्यों हैं? मुझे वापस अरहम के पास छोड़कर आओ, मैं कहीं नहीं जा रही। गाड़ी जब एक घर के सामने रुकी तो वो बोलने लगी, रिलैक्स रहो, मैं किसी किस्म की केकड़े और कोबरा अपने वार्डरोब में नहीं रखता। वो हंसते हुए बोला। अस्परा के जहन में अरहम के साथ गुजरा वक्त घुमा तो इसका पूरा वजूद कपकपाया। आई हेट यू। वो लब चबाते हुए खुद को कंपस करते बोली। सेम हियर, आई ऑल्सो डोंट लाइक यू। वो भी तुर्क ब तुर्क बोला। तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो?
ताकि मेरा कत्ल कर सको? वो चीखते हुए बोली। मैं तुम्हारा कत्ल करना भी चाहूं तब भी नहीं कर सकता। फिलहाल अरहम घर नहीं है, इसीलिए तुम्हें यहाँ लाया हूं। अब निकलो गाड़ी से बाहर। वो एक एक लफ्ज चबा कर बोलता बगैर इसकी सुने गाड़ी से निकल गया तो वो भी बाहर निकल आई। जुबैर का घर अरहम की तरह बड़ा नहीं था, छोटा था मगर खूबसूरती से सजा हुआ था। दीवारों पर शिजा और जुबैर की तस्वीरें लगी हुई थी। कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक, जुबैर के पूछने पर वो बोली। ये लो। वो इसकी जानिब ग्लास बढ़ाता हुआ बोला जो इसने थाम लिया। अब क्या? क्या मतलब तुम्हारा? जुबैर ने इसे घूरा। मतलब मुझे अरहम के पास वापस कब ले जा रहे हो? वो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए पूछने लगी। जब अरहम बोलेगा तब। वो काउच पर बैठते हुए बोला तो असफरा सांस खींच कर रह गई और लब चबाने लगी। तुम इसके साथ ही रहोगी या छोड़ जाओगी इसे? जुबैर के अल्फाज पर वो इसकी जानिब देखने लगी। मैं नहीं छोड़कर जा रही इसे जब तक वो मुझे मेरे सवालों के जवाब ना दे दे। वो सुलगते हुए लहजे में बोली। कैसे जवाबात? वो मुस्कुराते हुए पूछने लगा। मेरे सवालों के जवाब। मेरी जिंदगी इसकी वजह से 360 डिग्री घूम रही है। इसकी वजह से मेरी ग्रेजुएशन मुकम्मल होने वाला साल जाया हो गया। दानिश की टांग टूट गई। मेरे मामा पापा एक पूरा साल कैद रहे। मेरी दोस्त और इसके पापा की डेथ हो गई। और ये सब कुछ ना होता अगर तुम्हारा स्टूपिड दोस्त मुझे किडनैप करके नहीं लाता। और देखो जब मैं वापस आ गई हूँ वो एक दूसरी औरत के मेरी मौजूदगी में खुद को किस करने दे रहा है जब मैं इसी घर में मौजूद हूँ। मुझे जानना है इसने मेरी जिंदगी के साथ ये सब क्यों किया। आखिर अगर इसने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारे दोस्त का भी जीना हराम करके रख दूंगी। वो तपे हुए लहजे में आखिरी लाइन बोली। यही अरहम है। इसे समझना बहुत मुश्किल है। जब लोगों को लगने लगता है अब इसे हम आराम से समझ सकते हैं, वो ऐसी करवट बदलता है कि लोग दंग रह जाते हैं। वो इतनी आसानी से लोगों को खुद तक पहुंचने की इजाजत नहीं देता। वो ग्लास साइड पर रखते हुए बोला। मुझे परवाह नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैसा है और कैसा नहीं। वो दांत पीसते हुए बोली। सच्ची? वो मजायका खिस मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए पूछने लगा। इसने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। वो इसे घूरते हुए बोली। और तुम फिर भी इसके पास लौट कर आई? वो इसलिए क्योंकि मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी। वो चिल्लाई। बिल्कुल ऐसे ही इसके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। जुबैर ने वजह पेश की। तुम्हारा क्या मतलब है? असफरा ने ग्लास टेबल पर रखते हुए पूछा। जब इसने तुम्हें पहली दफा देखा तो इसे सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती भाई। वो तुम्हें खूबसूरत समझकर अपने साथ उठा ले गया ताकि कुछ दिन तुमसे अपना दिल बहला सके। इससे ज्यादा तुम इसके लिए कुछ भी नहीं थी। लेकिन जब वो तुम्हारे साथ रहने लगा तो तुम वो सब कुछ बन गई जो इसे चाहिए था। वो तुम्हारे साथ जीने लगा। तुमने इसे इसकी जात का वो पहलू दिखाया जिससे वो खुद भी आशना नहीं था। वो तुम्हारे वजूद में अपने लिए रोशनी ढूंढने लगा। इसने तुम्हें इस्तेमाल नहीं किया असफरा, बल्कि शादी करके तुम्हें अपनी इज्जत बना लिया। वो तुम्हारी जानिब इस कदर खोने लगा कि इसका दिल किया तुम्हें मजीद जाने समझे। वो तुम्हारे करीब होने लगा। लेकिन कहते हैं ना हमारे एक्शन के निताइज होते हैं। जुबैर ने कहते हुए खुश्क सा कहका लगाया। मेरे ख्याल में तुम दोनों को बात करनी चाहिए। मैं नहीं जानता इसे तुम में ऐसा क्या दिखने लगा कि वो सच में बदलने लगा था। जब से तुम इसकी जिंदगी में आई हो इसके वजूद में ठहराव और बदलाव मैंने महसूस किया। यही वजह है कि मैं तुम्हें इसके पास रहने की इजाजत दे रहा हूँ। वो एक मॉन्स्टर है। इसके बारे में अच्छी चीजें बोलने से वो बदल नहीं जाएगा। वो गुस्से से चिल्लाई क्योंकि इसके ज़हन में इस लड़की का अक्स जा ही नहीं रहा था जिसके साथ इसने अरहम को देखा था। अच्छा, मैं इसके बारे में अच्छी बातें नहीं कर रहा, ना मुझे करने की जरूरत है। जो तुमने आज देखा तुम्हें लगा वो बहुत ही गलत था, लेकिन तुम्हें बुरा क्यों लगा किसी दूसरी औरत के अरहम को किस करने पर? तुम्हें तो नफरत है ना इससे। फिर इसे किसी और के साथ देखकर तुम्हारा दिल इतनी अजियत और दर्द से क्यों गुजर रहा है? क्यों इतना पागल हो गई थी कि सारा घर ही तहस नहस कर आई हो? वो मुस्कुराते हुए इससे पूछने लगा, जबकि असफरा लब चबाते हुए सोचने लगी क्योंकि इसे खुद नहीं पता था वो इतनी इमोशनल क्यों हो गई कि अरहम के मुंह पर थप्पड़ भी जड़ दिया था।
इंतजार कर रहा हूं जवाब का, वो आईब्रो झुकाते हुए बोला। मुझे नहीं पता, वो यहाँ वहां देखते हुए बोली। ओह कम ऑन, स्टॉप द बुलशिट। तुम वापिस आई क्योंकि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन क्या तुमने इस दौरान इसे याद नहीं किया? जब आज तुमने अरहम को किसी और औरत के करीब देखा तो खुद के दिल को फटता हुआ महसूस नहीं किया? तुम इसके घर का हुलिया बिगाड़ आई हो और कहती हो मुझे नहीं पता। आखिर कब तक खुद को बेवकूफ बनाने का इरादा है? वो पूछने लगा। वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, वो नम आंखों से चिल्लाई। ओह, फिर भी ये आंखें नम है? वो इसके बावजूद तुम इसे चाहती भी हो, वो भी चिल्लाते हुए बोला। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जल्दी से अपनी आंखें खुश्क करते हुए बोली। हाँ, तुम्हें पड़ता है। तुम इस वक्त अजियत में हो क्योंकि तुम्हें लगता है वो तुम्हें छोड़कर दूसरी लड़कियों के करीब जाता है। ऐसा कुछ नहीं है अस्प्रा। इससे पहले ही लड़कियां कुछ खास पसंद नहीं थी, और जब से तुम आई हो इसकी जिंदगी में इसने कभी किसी लड़की की जानिब पलटकर भी नहीं देखा। इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लड़कियां मरती हैं इस पर, मगर इसकी जात तुम तक महदूद है। आई प्रॉमिस, तुमसे पहले या बाद किसी लड़की के साथ इसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं रहा, वो इसे समझाते हुए बोला। लेकिन इस लड़की ने कहा। ये कहते ही इसकी आंखें वापस से भीगने लगी। यही कि तुम्हारी मौजूदगी में वो दूसरी औरतों के पास जाता रहा है, इसके एक्स्ट्रा ताल्लुकात हैं? वो काउच से पुछ लगाते हुए बोला तो वो खामोश रही। अस्प्रा, हम मामूली लोग नहीं हैं, हम सुकून भरी दुनिया में नहीं रहते। हम लोगों को मारते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, पुलिस हमारे पीछे हमेशा पड़ी रहती है, और तुम आम लोग हमें मॉन्स्टर, क्रिमिनल्स और भी न जाने क्या क्या कहते हो, क्योंकि हम लोग आप लोगों को ये कहने की वजूहात देते हैं। हर कोई अपनी मर्जी से जिंदगी का इंतखाब नहीं करता। मेरी माँ रखेल थी, पता नहीं कितने मर्दों के साथ इसने वक्त गुजारा था कि इसे ये एहसास ही नहीं था कि इस बच्चे का बाप कौन है। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा इसे एहसास हुआ मुझे रखना इसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। वो 7 माह की प्रेग्नेंट थी जब इसने जबरदस्ती डॉक्टर्स को कहकर मुझे पैदाइश दी। मुझे इनक्यूबेटर में रखा गया, जहां नर्सों ने मेरा ख्याल रखा, जहां मेरी माँ अपनी जिंदगी अयाशी से गुजार रही थी। वो अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोलने लगा तो अस्प्रा का दिल इस छोटे से बच्चे की तकलीफ के लिए लर्जा। वो मुझे नहीं चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद इसने मुझे अपने पास रखा। मैं इसकी वजह से किसी नॉर्मल स्कूल में नहीं जा पाया, ना ही किसी अच्छी जगह काम कर पाया। लोग हमेशा मुझे मेरे पापा के नाम से चिढ़ाते। जुबैर के इन अल्फाज पर अस्प्रा ने इसकी आंखों में नमी महसूस की तो वह दुख से इसकी जानिब देखने लगी। मैं इसके लिए एक गुलाम था जो सारे घर के काम करता था, इसके बावजूद वो मुझे मारती पीटती। जब मैं 19 साल का हुआ मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई, मैं हारने लगा। अंदर से ऐसे जैसे खत्म होता जा रहा था, इसीलिए मैंने इसे छोड़ दिया। मेरे पास रकम नहीं थी जिनसे मैं कोई घर खरीद लेता या कुछ खा लेता, ना ही मेरा कोई अपना था कि मुझे अपने पास ले जाता। किसी का छोड़ा हुआ अगर कहीं मिलता तो मैं इसी पर गुजारा कर लेता, रात किसी फुटपाथ पर सोकर गुजार लेता। वो अपनी कनपटियों पर हाथ रखकर रगड़ने लगा, जबकि पास बैठी अस्प्रा की आंखों से आंसू गिरकर इसके गालों को भिगोने लगे। एक अजीब सी वहशत और पागलपन मेरे अंदर समाने लगा। दिल करता इस भयानक दुनिया को आग लगा दूं। फिर एक रोज अरहम ने मुझे तकरीबन मरा हुआ पाया। वो मुझे उठाकर रेस्टोरेंट ले गए, इसने मुझे खाना खिलाया पिलाया। मैं नहीं जानता इसने इस वक्त मुझ में क्या देखा, लेकिन फिर वो मुझे यहाँ ले आया। मेरी दुनिया बदल गई। मुझे गैर कानूनी काम करते शर्म महसूस नहीं होती, क्योंकि मेरा दिल ही मुर्दा हो गया था। इसने मुझे पोर्ट के काम का इंचार्ज बना दिया। देखो, मैं आज इसका लीडर हूँ। वो फखर से बोला। मैं तुम्हें बस इतना कह रहा हूँ, जिंदगी में अच्छा या बुरा होता ही है। और हमने जब मुझे देखा वो मुझे अपने साथ ले गया, और जब मैंने शीजा को देखा मैंने इसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। वो मेरी जिंदगी है, मुझे बहुत मोहब्बत है इससे। मैं अरहम, अहमद, अली, तमीमा, अरसल, जैन बेशक चीज़ों पर मुत्तफिक नहीं होते, लेकिन दिन खत्म होकर रात ढलती है तो हम सब एक हैं। हम फैमिली हैं, एक दूसरे पर मर मिटने वाले, एक दूसरे की खुशियों के रखवाले। हम सब में से सबसे भयानक जिंदगी अरहम ने गुजारी है। वो इतना बुरा नहीं है जितना तुम सोचती हो। वो वक्त सोच लिया करो
जो इसने तुम्हारे साथ गुजारा है। Men are reckless and men like Arham give a new meaning of reckless. वो इसकी जानिब देखते हुए बोला, जो अपने आंसू हाथ की पुल्स से साफ कर रही थी। इससे बात करो, आई प्रॉमिस सब ठीक हो जाएगा। वो तुम्हें पुरानी जिंदगी तक लौटा देगा, बस मोहब्बत से मांग लो, जान तक दे देगा। वो नम आंखों से मुस्कुराते हुए बोला। मैंने इसे कॉल की इस बार, मैंने इसे कहा। ये कहते ही वो वापस से रोने लगी, मगर जल्दी लंबा सांस खींचकर खुद को संभालने लगी। मैंने इसे कहा घर आ जाओ। मैंने बहुत कोशिश की कि इसके साथ चीजें नॉर्मल हो जाएं, मगर इसने कोशिश ही नहीं की। वो मुझे 5 दफा खुद से दूर धकेलता है और 5 दफा अपने बहुत करीब संभाल कर रखता है। अस्परा ने इसके सामने कन्फेस कर लिया, यही अरहम है। जुबैर ने इसके सामने रुमाल बढ़ाया, जो अस्परा ने थाम लिया और अपनी आंखें खुश्क करने लगी। सॉरी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ और तुम्हें इतनी खतरनाक दुनिया का सामना करना पड़ा। वो दुख से इसकी जानिब देखते हुए बोली, कोई बात नहीं, अब तो बहुत वक्त गुजर गया, अब फर्क नहीं पड़ता। वो नरमी से बोला, इसने मुझे हर्ट किया। वो अपने कपकपाते लबों को काटते हुए बोली, तुम्हें वो होटल फाइट याद है जहां एक आदमी ने कहा था तुम अस्परा अब्दुल जब्बार नहीं हो? उसकी जानिब देखते हुए पूछने लगा। हाँ याद है, क्यों, क्या हुआ? वो नासमझी से बोली। और वो याद है जब सब लोग कह रहे थे एक काम है सिर्फ अरहम ही कर सकते हैं और कोई भी नहीं? जब मैंने और तमीमिया ने बोला हम दोनों कर लेंगे, अस्परा ने सोचते हुए हामी में सर हिलाया। एक्चुअली वो काम ये था, हम एक लड़की को बचाना था जो किडनैप हो चुकी थी। इसके पापा की दुश्मनी थी तो उन्होंने ये काम हमें सौंपा था। अरहम इस लड़की को इसके चुंगल से निकालने पर कामयाब हो गया था। बाकी अब हिफाजत से इसके बाप तक पहुंचाने का काम मेरा और जैन और शिजा का था। जिस दिन अरहम ने तुम्हें बाहर घुमाने लेकर गया, वो आदमी जिसने इस लड़की को किडनैप करवाया था, इसने अपने आदमी अरहम के पीछे लगा दिए थे। तो जब उन्होंने तुम्हें और अरहम को साथ देखा तो इनको लगा वो लड़की फ्लावर ब्लैकवुड तुम हो, क्योंकि इस आदमी ने विक्टिन में मौजूद अपने बंदों को अरहम पर नजर रखने का बोला था, जिन्होंने फ्लावर ब्लैकवुड को नहीं देखा हुआ था। अस्परा ने समझते हुए हाँ में सर हिलाया। लेकिन इसका अभी वाली बात से क्या ताल्लुक? वो एब्रू चुकाती हुई बोली। अस्परा बेवकूफ, आज जो लड़की तुम्हारे घर मौजूद थी वो फ्लावर ब्लैकवुड ही थी, जिसका तुम मैडम ने गला ही दबा दिया। वो सिर्फ शुक्रिया बोलने आई थी, वो इसकी वजह से महफूज है। वो दांत पीसते हुए बोला। लेकिन इसने अरहम को किस क्यों किया? वो भी गुस्से से इसको घूरते हुए बोली। ये तुम्हारा एशिया नहीं है, यहाँ की लड़कियां ऐसी ही ब्रॉड माइंडेड और बोल्ड होती हैं। इनके लिए गाल पर किस करके शुक्रिया अदा करना मामूली सी बात है। वो काउच से उठते हुए बड़बड़ाया। और जो इसके लब, वो जो गुस्से से चीखने लगी थी, अपने अल्फाज का एहसास हुआ तो ब्लश करने लगी, साथ ही से घूरने लगी। देखो तुम्हारा शौहर ही इतना हैंडसम है, वो कंट्रोल नहीं कर पाई। और दूसरी बात, वो इसे घर इसलिए लाया था ताकि तुम्हें हर्ट कर सके। इस बेचारे को नहीं पता था तुम ऐसे आग बबूला हो जाओगी। इससे पहले वो खुद इसे किस करने से रोकता, तुम खुद झांसी की रानी बनकर वहां टपक पड़ी और उसे गले से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। वाह यार, वैसे अरहम तुम जैसे ही डिजर्व करती। वो कहका लगाते हुए बोला था, वो भी ब्लश करते हुए लब चबाने लगी। हाँ तो इसकी गलती, मेरे घर क्यों किसी दूसरी औरत को लाया? वो खुद को संभालकर दांत पीसते हुए बोली। इससे पहले वो कोई जवाब देते इसका मोबाइल बजने लगा। अपना ख्याल रखो डॉल, मुझे जाना है अभी, तुम अपने हाथ की बैंडेज कर लेना। वो इसे कहकर अपनी गाड़ी की चाबी पकड़कर घर से निकल गया। वो अपनी बैंडेज बदलकर एक किताब जो टेबल पर पड़ी हुई थी वो पकड़कर काउच पर बैठकर पढ़ने लगी। अस्परा, जुबैर ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा। आ रही हूँ। वो किताब जल्दी से बंद करके दरवाजे की जानी पड़ी। ओके जाओ, अरहम तुम्हारा वेट कर रहा है। इसके बाद पर अस्परा ने दरवाजे से बाहर देखा जहां अरहम की ब्लैक रंग की गाड़ी मौजूद थी। मैं इसके साथ नहीं जा रही। जो भी था, मगर वो किसी और को घर लाया तो लाया कैसे? और मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख रहा। वो भी तुर्क व तुर्क बोला। ठीक है, फिर मैं सड़कों पर फिरूंगी और वहां ही सो जाऊंगी। वो कहकर आगे बढ़ गई। तुम इतनी पागल क्यों हो? इसके बाहर सड़क की जानिब जाने पर वो इसका बाजू दबोच कर बोला और साथ ही खींच कर लाके अरहम की गाड़ी में बिठा दिया और इसके बाहर निकलने से पहले ही दरवाजा लॉक कर दिया। वो गुस्से से खिड़की से नीचे करके
اس کی طرف دیکھنے لگی جو مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا. شزا کو واپس آنے دو. اس کے ساتھ مل کر تمہارا جو حال کروں گی تمہاری وہ سوچ ہے. وہ اونچی آواز میں زبیر کو دھمکانے لگی. ویٹ رہے گا, وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا تو ارحم گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا گیا. اسپرا کا دل کیا ارحم کو 2-4 لگا دے, اور اس کو ہرٹ کرنے کے لیے بھی کسی لڑکی کو گھر کیوں لایا, مگر وہ چپ کر کے بیٹھی رہی. میں نے تمہاری ٹکٹ بک کروا دی ہے, تمہاری صبح 7 بجے کی فلائٹ ہے, وہ اسپاٹ لہجے میں بولا. کیا؟ اسپرا نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا, مگر وہ خاموشی سے گاڑی چلانے لگا. ٹکٹ کس چیز کی؟ اس نے واپس سے اپنا سوال دہرایا. تم جا رہی ہو, وہ سڑک پر اپنی نظریں رکھتے ہوئے بولا. جا رہی ہوں؟ ہاں تم جا رہی ہو, کبھی نہ واپس آنے کے لیے, وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا. وہ منہ کھولے اس کا چہرہ دیکھنے لگی کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بولے اور کیا نہیں, کیسے اپنا رد عمل ظاہر کرے, کیونکہ اسے اس کی پرانی زندگی واپس ملنے جا رہی تھی. اسے خوشی محسوس ہونی چاہیے تھی, لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سب اچانک سے خالی خالی سا ہو گیا ہو. تو مجھے میری آزادی واپس دے رہے ہو؟ وہ ہمت کر کے پوچھنے لگی. ہاں, تمہیں تمہارا سب کچھ واپس دے رہا ہوں, وہ نرمی سے بولا. تم یہ نہیں کر سکتے, مطلب تم ایسا کبھی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے, پھر آپ کیسے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی جو اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا. اب میں کرنا چاہتا ہوں, تمہیں تمہارا وہ سب لوٹانا چاہتا ہوں جو میں نے چھین کر تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ دیا. میں تمہیں تمہاری پرانی زندگی واپس لوٹاتا ہوں اسپرا, وہ سکون سے بولا. نہیں نہیں, تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ تم مجھے کہہ رہے ہو گھر واپس چلی جاؤ اور کبھی واپس لوٹ کر بھی نہ ہو, مطلب میں تمہیں کبھی دیکھ نہیں پاؤں گی, میں تم سے میلوں کے فاصلے پر چلی جاؤں گی. میری ایک نارمل زندگی ہوگی, میرے دوست, ماما پاپا, میری بہن, تمہارا ایکس فیونسی, سب کچھ. ہاں اسپرا, سب کچھ ہوگا جو تمہارا اپنا ہے. میں سمجھ گیا, اسی لیے تمہیں بھیج رہا ہوں تمہاری دنیا میں, تمہارے لوگوں میں. وہ اس کی بات مکمل کرتے ہوئے بولا. نہیں, تم نے کہا تھا تم مجھے تب تک نہیں چھوڑے گے جب تک تم زندہ ہو, پھر اب اچانک یہ سب کیوں؟ People change, they take reckless decision and later regret it. وہ گاڑی کا ٹرن لیتے ہوئے بولا. مطلب تم پچھتا رہے ہو جو تم نے مجھے خود کے پاس رکھا؟ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پوچھنے لگی تو آرام نے لمبا سانس کھینچا, پھر آنکھیں بند کر کے کھولی تاکہ خود کو سنبھال سکے. اسپرا, جو تمہیں چاہیے تھا وہ دے تو رہا ہوں, اب اور کیا کروں میں؟ فکر مت کرو, ڈیورس پیپرز تمہیں بھجوا دوں گا, تم اپنی زندگی اپنوں کے سنگ جینا, وہ مضبوط لہجے میں بولا. ارحم, تم ایسا کیسے بول سکتے ہو؟ وہ اس کے بازو پر زور سے پنچ مارتے ہوئے نم آنکھوں سے گرائی. آج اسی جگہ تم نے بولا تھا کہ میری وجہ سے خالی ہاتھ رہ گئی ہو. لو اسپرا, بھر دیے تمہارے ہاتھ خوشیوں سے, لٹا دی تمہیں تمہاری زندگی جہاں تمہارے سب اپنے ہیں, اور میں سوری, میں تو کبھی تمہارا اپنا تھا ہی نہیں. وہ کہہ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہو گیا بغیر پیچھے دیکھے. ارحم, وہ پکارتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی جو سیڑھیاں چڑھ رہا تھا, کیونکہ اس کے لہجے میں تکلیف اس سے واضح صاف محسوس ہو رہی تھی. ارحم اس کے پیچھے بھاگی. وہ لیٹ تھی کیونکہ کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا. ریلیکس ہو جاؤ اسپرا, بالکل ریلیکس. اگر چیخو چلاؤ گی تو چیزیں بگڑ جائیں گی, اور یاد کرو میں نے کیا بولا تھا کہ محبت سے مانگو گی تو جان تک نچھاور کر دے گا, مطلب اسے پیار کی ضرورت ہے, غصے کی نہیں. وہ خود کو سنبھالتی دروازے کے ساتھ ہی بیٹھتی چلی گئی. ارحم دروازہ کھولو پلیز, وہ نرمی سے کہتی دروازہ ناک کرنے لگی. ارحم پلیز. اس کی آنکھوں سے نئے سرے سے آنسو بہنے لگے. اسپرا جاؤ, بس تم اب یہاں سے. ارحم کی آواز پر وہ بے بسی سے رونے لگی. ارحم پلیز دروازہ کھول دو. خالی ہاتھ بھرنے کا مطلب یہ نہیں تھا, تم خود کو مجھ سے دور کر لو, پلیز یہ مت کرو. وہ شدت سے روتے ہوئے کہنے لگی, ساتھ فرش پر بیٹھ کر اپنا سر دروازے کے ساتھ لگا گئی. اتنا سب کچھ ساتھ رہنے کے بعد کیا آخر پر سب ایسے چھوڑا ہے, اتنی آسانی سے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. تم بے شک ہار مان جاؤ ارحم, لیکن میں نہیں مانوں گی.
مجھے اب تم چاہیے، میرے ہو تم، اتنی آسانی سے نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنی آنکھیں خشک کرتے ہوئے دل ہی دل میں سوچنے لگی، ارحم میری بات تو سنو، میں جانتی ہوں تم دوسری طرف ہو اور مجھے سن رہے ہو، ہر کوئی کہتا ہے تم برے ہو اور تم سے ڈرتا ہے، لیکن میں نہیں ڈرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں تم نے بہت بھیانک چیزیں اپنی زندگی میں کی ہیں، لیکن میں نے تم میں وہ بھی دیکھا ہے جو کسی اور نے نہیں دیکھا۔ وہ اسے دوسری جانب چلتا ہوا صاف سن سکتی تھی۔ میں جانتی ہوں تم نے کل جو کچھ بھی کہا وہ سب جھوٹ تھا، تم بس مجھے ہرٹ کرنا چاہتے تھے تاکہ میں تم سے نفرت کروں جیسے پہلے کرتی تھی، لیکن ارحم میں نہیں کر سکتی اب۔ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور لڑکی کو چھونا تو دور، دیکھا بھی تو تمہاری جان نکال کر رکھ دوں گی۔ وہ نم آنکھوں سے کہکا لگاتے ہوئے بولنے لگی، You were right. People take reckless decision, but you could always justify it. ارحم کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، تم سے بھی برے اور بھیانک لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ جب اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ بیبی پلیز اوپن دا ڈور، لیٹ می ان سب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر تمہیں نہیں بات کرنی تو میں زبردستی نہیں کروں گی، بس مجھے اپنے پاس رہنے دو، دروازہ کھول دو۔ تم مجھے ہرٹ کرنے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی ہرٹ کر رہے ہو ارحم، مت کرو ایسا ارحم۔ تم جانتے ہو تم جب جب مجھے ٹارچر کرو گے دگنی خود بھی اذیت برداشت کرو گے۔ وہ روتے ہوئے بولی، تبھی ڈور نوب گھومی اور دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ اسماء کی نظر ارحم سے ٹکرائی تو اس کے دل کی ایک بیٹ مس کی، کیونکہ وہ اسے رویا رویا سا لگا، جس کی نشاندہی اس کی آنکھیں کر رہی تھی جو اس وقت انتہائی سرخ تھیں۔ ارحم نے اسے بازو سے کھینچ کر خود کے سینے سے لگا لیا، وہ بھی اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار باندھ کر رونے لگی، جبکہ ارحم نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو چننے لگا۔ وہ جب جب چنتا وہ مزید رونے لگتی۔ مت رو میری جان، دیکھو اتنی پیاری آنکھیں خراب ہو جائیں گی۔ وہ اس کے بالوں کو نرمی سے سہلاتا باری باری اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، دوسرے تمہارے بارے میں کیا بولتے ہیں۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تو ارحم نے درد بھری مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ اس نے نرمی سے اسپرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور سیڑھیاں اتر کر اسے اپنے آفس میں لے گیا۔ وہ بغیر سوال کیے اس کے ساتھ چلنے لگی، جہاں جہاں وہ اسے لے جانے لگا، کیونکہ ارحم اسے اسی جگہ لے جا رہا تھا جب ایک دفعہ گھر پر حملہ ہوا تھا تو علی سے لے کر گیا تھا۔ ارحم اسے اسی کمرے میں لے گیا جہاں کبرڈ میں چوہے تھے اور جسے واش روم میں پانی لے کر اس نے علی کی پٹی کی تھی۔ ارحم نے جب لائٹ جلائی تو آج بھی وہ جگہ اتنے ہی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی جیسے پہلے تھی، اور آج بھی وہاں چوہے موجود تھے۔ میں اور میری ماں یہاں رہتے تھے۔ ارحم کے الفاظ پر اسپرا کی آنکھیں پھیل لیں، مطلب وہ سکیچ جس میں ایک عورت اور بچہ تھا وہ ارحم اور اس کی ماں کا ہے؟ وہ پتھرائی آنکھوں سے ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، یاد ہے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں اور ماما زین کے گھر میں رہتے تھے، میرے پاپا کی ہماری زندگی میں واپس آنے سے پہلے تک؟ ارحم نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ایک رات زین کے پاپا تقریباً 10 بجے گھر واپس آئے۔ اس رات ان کا گھر آنے کا کوئی بھی پلان نہیں تھا کیونکہ انہوں نے مال بھیجنے جانا تھا۔ جب ان کی بیوی نے پوچھا کہ وہ گھر جلدی کیوں آ گئے تو انہوں نے کہا وہ آج نہیں کل جانا ہے، اسی لیے جلدی آ گیا ہوں۔ ہم سب کھانا کھانے میں مصروف تھے کہ اچانک گھر کی بیل بجی۔ زین کے پاپا جواب دینے کے لیے دروازے پر گئے جہاں سے ایک ایسا شخص نمودار ہوا جسے میں نے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ میری ماما کپ کپاتے ہوئے ٹیبل سے اٹھ گئیں۔ میں نہیں جانتا تھا وہ شخص کون آیا ہے، کہ یہ جو آیا ہے کہ میرا باپ ہے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ وہ آدمی رحمت صاحب سے 2 انچ لمبا تھا، جس کی موجودگی کی وجہ سے رحمت کی بیوی شازیہ انتہائی انکمفرٹیبل محسوس کرنے لگی، جبکہ صوفیہ بیگم اپنے بیٹے کو خود کے پیچھے چھپانے لگی تاکہ اس کا شوہر اس کی طرف نہ دیکھے۔ وہ چھوٹا سا 9 سالہ بچہ اپنی ماں کی جانب حیرت سے دیکھنے لگا، کیونکہ اپنی ماں کے چہرے پر یہ خوف اور وجود میں کپ کپاہٹ اسے کچھ غلط ہونے کا پیغام دے رہی تھی۔ صوفیہ مائی ڈارلنگ، جازیب نے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا، جو سب نے بڑوں نے محسوس کی۔ جازیب نے ان کے درمیان کا فاصلہ طے کیا، اپنی بیوی اور بچے کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں، میرے قریب مت آؤ،
صوفیہ نے مضبوط لہجے میں کہنا چاہا مگر اس کے باوجود اس کی آواز لرزی۔ شازیہ بیگم نے پلٹ کر اپنے بچوں ارسل اور زین کی جانب دیکھا۔ انہیں پتا تھا یہاں کچھ بہت برا ہونے والا ہے، اسی لیے اپنے بچوں کو وہ محفوظ کرنا چاہنے لگی۔ ارسل، جب میں تمہیں کہوں جاؤ، تمہیں اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر بھاگنا ہے اور اسے لے کر ٹاور پر جانا ہے، وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ لیکن ماما، آپ کو کیسے پتا؟ میں اور تمہاری صوفیہ آنٹی بہت اچھے سے جانتے ہیں، تم لوگ ایک ٹاور پر جاتے ہو اور وہاں کافی انجوائے کرتے ہو۔ اب تمہیں میری بات سمجھ آئی ہے؟ شازیہ بیگم نے پوچھنے پر ارسل نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ صوفیہ ڈارلنگ؟ جہاں زیب نے صوفیہ کی جانب انتہائی غصے سے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، جس پر صوفیہ اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھانے لگی۔ چھوٹا ارہم جو اپنی ماما کے وجود کے پیچھے چھپا ہوا تھا تھوڑا سا سر نکال کر اس شخص کی جانب دیکھنے لگا، جس کی وجہ سے اس کی ماں کا جسم گھبراہٹ اور خوف سے لرز رہا تھا۔ اس شخص کی آنکھیں بالکل ارہم جیسی تھیں، پیچ ڈارک بلیک، اس کے جیسے بھی بلیک بال۔ اوہ میرے خدا، یہ میرا بیٹا ہے؟ اوف، میں بھی کیسا سوال کر رہا ہوں، ظاہری سی بات ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ تو بالکل میرے جیسا دکھتا ہے۔ ادھر آؤ سمت، کڈن، ڈیوڈ اور فوسٹر، دیکھا یہ میرا بیٹا ہے۔ جیسے باہر دروازے پر کھڑے 4 آدمیوں کو اندر کی جانب آنے کا اشارہ کرتے ہوئے خوشی سے بولا، جس کی وجہ سے وہ 4 آدمی بھی اندر آ گئے۔ صوفیہ، تم نے مجھے دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان بنا دیا ہے، تم نے انتہائی مضبوط بیٹے کو جنم دیا ہے، بس اب انتظار کرو جب میں اسے اور زیادہ مضبوط انسان بنا دوں گا۔ وہ کہتا ہوا ارہم کی جانب بڑھنے لگا۔ نہیں نہیں، پیچھے ہٹو، یہ صرف میرا بیٹا ہے، اس کے پاس آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ کپ کپاتے ہوئے بولی، اس نے آج ہی 2 پلین کی ٹکٹس کٹوائی تھیں، وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر یہاں سے کل چلی جائے گی تاکہ رحمت کی فیملی پر کوئی آنچ نہ آ سکے۔ اب تم اپنے شوہر کو ایسے ٹریٹ کرو گی ڈارلنگ؟ تم بھاگ آئی جب تم 5 ماہ کی پریگننٹ تھی، کیا تم جانتے ہو اس وقت میں نے کیا محسوس کیا رحمت؟ وہ رحمت کی جانب مڑا۔ تم کام سے تھکے ہارے گھر آؤ اور تمہاری بیوی گھر موجود ہی نہ ہو، جبکہ باہر دروازے پر کھڑے گارڈز انتہائی خستہ حالت میں ہو۔ جازیب نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، تم کیا چاہتے ہو؟ رحمت نے اس سے الٹا سوال کیا۔ اوہ میں کچھ نہیں، میں بس یہاں اپنی بیوی اور بیٹے کو لینے آیا ہوں، جازیب نے پیار سے کہا۔ اگر وہ اپنی مرضی سے جانا چاہیں تو بے شک لے جاؤ، ورنہ اسے یہیں چھوڑ جاؤ، شازیہ بیگم نے غصے سے کہا۔ تمہارے پاس 2 بہادر بیٹے ہیں، میں دیکھ سکتا ہوں۔ جازیب کے کہنے پر ارسل اور زین اپنی ماما سے چپکنے لگے۔ تو جیسا کہ میں کہہ رہا تھا، میری بیوی مجھے چھوڑ کر یہاں آ گئی، کیا یہ نارمل ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ بھی اس وقت جب وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ جازیب غصے سے چلایا تو شازیہ خوف سے اچھلی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہیں ایسا کیوں لگا میں تمہیں ڈھونڈ نہیں سکوں گا؟ میں نے تمہیں کتنی دفعہ بتایا ہے کہ تم مجھ سے دور نہیں بھاگ سکتی ہو۔ جب تم پہلی دفعہ بھاگ گئی تھی، کیا تم بھول گئی میں نے کیا کیا تھا؟ میں نے تمہارے لالچی ماں باپ کے گلے میں نوٹ اور اس کے سکے دھسا دیے تھے، اور اس قدر دھسائے تھے کہ وہ دونوں مر گئے تھے۔ میں نے سوچا تم نے اس سے اچھا سبق لیا ہوگا۔ اس بات پر صوفیہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر بلک بلک کر رونے لگی۔ وہ چاہ کر بھی وہ دن نہیں بھول سکتی تھی جس دن اس نے صوفیہ کو کرسی پر اور رسی سے باندھ کر اس کی نظروں کے سامنے اس کے ماں باپ کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا، اور وہ سوائے رونے، چیخنے، چلانے اور گڑ گڑانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکی تھی۔ لیکن تم یہاں ہو، وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے تم مجھے کل ہی چھوڑ کر گئی تھی، مگر سامنے اپنے بیٹے کو دیکھ کر لگ رہا ہے میں نے کافی کچھ مس کر دیا، جیسے کہ اس کی پہلی مسکراہٹ، اس کا رونا، اس کا پہلا لفظ، اس کا چلنا۔ وہ مایوسی سے صوفیہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ صوفیہ نے رحمت اور شازیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ظاہری سی بات ہے تم چلو گی ہی، اس میں شک والی کوئی بات ہی نہیں، جازیب سکون سے بولا۔ وہ نہیں جا رہی، میرے گھر سے نکلو جازیب، رحمت علی نے چلاتے ہوئے کہا۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب صوفیہ چلاتی ہے، اس کے علاوہ مجھے کسی کا چلانا پسند نہیں،
जाजिब दो टोक लहजे में बोला। शाजिया बेगम ने देखा जब इसकी तरफ कोई नहीं देख रहा तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ पीछे ले जाकर साइड पर पड़ा सेल पकड़ने लगी। इससे पहले इसका हाथ सेल तक पहुंचता एक फायर की आवाज कमरे में गूंजी और शाजिया का वजूद जमीन पर गिर गया। शाजिया! रहमत अली ने अपनी बीवी की जानिब भागते हुए पुकारा। साथ ही इन दोनों बेटे फर्श पर अपनी माँ के बराबर बैठते चले गए। शाजिया! सोफिया ने इसकी जानिब भागना चाहा मगर जासिम ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जा रही हो? सोफिया फर्श पर अरहम को सीने से लगाए हुए गिरी। जहां जेब ने अरहम को इससे छीनना चाहा मगर उन्होंने इसके अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर दी। इसे छोड़ो घटिया औरत! जासिम चीखा मगर उन्होंने परवाह किए बगैर अपने बेटे को सीने में छुपाए रखा जो अब रो रहा था। मम्मा! अरहम ने रोते हुए कहा जब जाजिम के नाखून इसकी जिल्द में धंसते चले गए। जाजिम ने अरहम को जबरदस्ती छीनकर इससे जोर से दूसरी जानिब उछाल दिया जिसकी वजह से वो लिविंग रूम में जोर से गिरा और मगर कोई भी इससे रोते सिसकते बच्चे की तरफ नहीं पहुंचा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ने की? जाजिम ने कहकर काफी थप्पड़ सोफिया के मुंह पर जड़ दिए और साथ साथ सोचे समझे बगैर पिस्टल का बैरल इसके सर पर दे मारा। शाजिया प्लीज आंखें बंद मत करना, जागती रहो, रहमत साहब ने कहा तो शाजिया को अपनी आंखें खुली रखने में बहुत दिक्कत पेश आने लगी। रहमत साहब अपनी बीवी को उठाकर बाहर की जानिब भागा मगर डेविड ने इसे बाहर निकलने से रोक दिया और इसके टांग पर जोर से पांव मारा जिसकी वजह से इनका बैलेंस बिगड़ा। फोस्टर ने शीशे का बॉल उठाकर रहमत साहब के सर पर दे मारा जिससे वो 1000 टुकड़ों में टूट गया। दोनों बच्चे अपने पापा के बाजू पकड़कर रोने लगे। अरहम रहमत साहब की जानिब बढ़ा और अपने नन्हे हाथों से इनके सर पर बहता खून साफ करने लगा। रहमत पापा! अरहम रहमत साहब का सर गोद में रखकर शिद्दत से रोने लगा। पापा! जाजिम ने गुस्से से पलटकर कहा। अपने कदम अरहम की जानिब बढ़ा दिए। सोफिया ने इसकी टांग पकड़कर रोकना चाहा मगर वो इसके साथ ही घसीटते हुए अरहम तक पहुंचा। तुम्हारा बाप वो नहीं मैं हूं या तुम्हारी माँ इसकी रखेल बनकर गई थी क्योंकि बीवी तो इसकी वो है। जाजिम ने शाजिया के पेट पर पांव मारते हुए कहा। जब इसे अपने डरे हुए बेटे की जानिब से कोई जवाब नहीं मिला तो इसने सोफिया को बालों से पकड़कर खड़ा किया। मामा! अरहम ने बेबसी से रोते हुए अपनी मम्मी को पुकारा जिनके नाक और मुंह से खून बह रहा था। बच्चों भागो! सोफिया ने बच्चों की जानिब देखते हुए कहा। भागो? किधर? जाजिम ने सोफिया के मुंह पर अपने हाथ में दबोचते हुए पूछा। तुम जहन्नुम में सड़ो! वो इंतहाई नफरत से जाजिब की जानिब देखते हुए बोली। जाजिब अपनी बीवी को बालों से पकड़कर गाड़ी की जानिब चला गया जिसकी वजह से इसके आदमी भी अरहम और रहमत साहब को छोड़कर इसके पीछे चले गए। मम्मा! छोटा जैन रोता हुआ अपनी माँ की जानिब दौड़ा जो रहमत के सीने से लगी हुई थी। मुझे माफ कर दो शाजिया, मुझे इसे अपने साथ घर नहीं लाना चाहिए था, रहमत साहब ने इसकी जानिब देखते हुए कहा जो अपने पेट पर हाथ रखकर लंबे लंबे सांस ले रही थी। माफी मत मांगो, तुमने अच्छी चीज की, वरना वो अब तक अरहम और सोफिया को मार चुका होता। अभी शुक्र है इसने अपनी जिंदगी के 9 साल अच्छे से गुजारे। अब तुम उठो और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकलो, इससे पहले वो वापस आ जाए। शाजिया ने रहमत की जानिब देखते हुए लड़खड़ाती आवाज में अल्फाज अदा किए। रहमत साहब ने शाजिया समेत अपने तीनों बेटों को सीने से लगाया। इन्हें अपना आप बहुत हारा हुआ लगा। पहले उन्होंने अपने प्यार को खो दिया ये सोचकर कि वो अपनी जिंदगी में खुश है और अब अपने बच्चों और बीवी को भी तकरीबन वो खो देने वाले हैं। आई लव यू डैडी, शाजिया बोलकर इसकी बाहों में ही दम तोड़ गई। आई लव यू टू कपकेक, वो रोते हुए बोले। ममा! छोटे बच्चे शाजिया के वजूद को हिलाते हुए बिलखने लगे। आंटी शाजिया! और हमने कपकपाते हुए कहा। शायद वो उठ जाएं। उठो, जल्दी उठो, मुझे तुम सबको किसी महफूज मुकाम पर पहुंचाना है, रहमत साहब ने जल्दी से उठते हुए कहा। रहमत! पापा, आंटी शाजिया! और हम रोता हुआ बोलने लगा। पापा, आंटी सोफिया के साथ क्या होगा? अरसल ने नम आंखों से घबराते हुए पूछा। हम इन्हें भी बचा लेंगे, अभी बस यहाँ से निकलो। वो इन तीनों को साथ लेकर पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। वो अपना सब कुछ तो खो चुका था लेकिन 3 बच्चे हरगिज नहीं खोना चाहता था। तुम मुझसे नहीं भाग सकते रहमत, कोई भी जाजिब से नहीं भाग सकता। मगरूर सी आवाज पर अरहम ने अपनी
اپنی گرفت رحمت صاحب کے ہاتھ پر سخت کر دی. تیزی سے چلو بچوں. رحمت صاحب نے ان کا حوصلہ بڑھایا. ارسل اور زین نے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا جبکہ رحمت صاحب ارحم کو پکڑ کر بھاگنے لگے. میرا بیٹا تمہارے ساتھ ہے. ارحم ادھر آؤ اپنے اصلی پاپا کے پاس, جلدی سے آ جاؤ. بہت دل اداس ہے, جیسے نے کہکا لگاتے ہوئے کہا. کافی دور آ کر اس رحمت صاحب نے ارحم کو نیچے اتارا تاکہ وہ بھی کسی مختلف ڈائریکشن میں بھاگ سکے, لیکن اس سے پہلے وہ اسے بولتے انہیں گولی آ کر لگی جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر گئے. پاپا. ارسل اور زین بھاگتے ہوئے اپنے پاپا کی جانب آئے مگر انہوں نے انہیں دور دھکیل دیا. نہیں نہیں, دور جاؤ, میرے پاس مت آؤ, بھاگو بچوں. ارحم جاؤ تم بھی پلیز بیٹا جاؤ. وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولنے لگے. نہیں پاپا میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. ارحم نے واپس سے ان کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے کہا. ارسل زین بھاگو بیٹا, بس کچھ ہی منٹس میں ارحم تم دونوں کے پیچھے ہی ہوگا. رحمت صاحب نے چلاتے ہوئے کہا تو وہ دونوں بچے وہاں سے بھاگ گئے. ارحم ارحم میری جان, اپنے پاپا کی بات سنو پلیز, بھاگو بھاگو یہاں سے. تم تو سب سے اچھے بیٹے ہو نا میرے, پلیز بیٹا جاؤ. وہ مشکل سے اٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے التجائیہ بولے, پھر اسے زور سے خود سے ہی دور دھکیلا. بھاگو بیٹا. وہ اپنے شولڈر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے جس سے خون مسلسل نکل رہا تھا. پاپا. ارحم کہہ کر واپس سے ان کی جانب گیا. میں ہوں تمہارا والد, وہ نہیں ہے. جازیب نے ارحم کو گھسیٹتے ہوئے دوسری جانب لے جا کر کہا. وہ اس سے اپنا آپ چھڑوانے لگا مگر جازیب نے زور سے تھپڑ ارحم کے منہ پر مارا جس سے وہ زمین پر جا گرا. اسے جانے دو جازیب, رحمت صاحب گڑ گڑائے. جازیب کے 4 آدمی آگے بڑھے اور رحمت صاحب کو پیٹنے لگے جبکہ ارحم کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگا مگر پھر رکا, مڑا اور رحمت کی جانب پلٹا. اس نے اپنی جیب سے پسٹل نکالی اور ارحم کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں تھما دی. پاپا اس کا صرف ایک ہی باپ ہے, وہ بھی میں ہوں. اپنے اس پاپا کا قتل میرا بیٹا اپنے ہاتھوں سے کرے گا. ارحم جو انتہائی خوف سے پسٹل کی جانب دیکھ رہا تھا, جازیب نے اسے چھوٹے بچے کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کی شہادت کی انگلی کے ٹریگر پر رکھ دی. نہیں پلیز نہیں, ترس کھاؤ. نہیں پاپا, وہ نہیں. وہ باقاعدہ روتے ہوئے وہاں سے اپنے ہاتھ ہٹانے لگا مگر جازیب نے گرفت انتہائی سخت کر دی. زین اور ارسل جھاڑیوں میں روتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے. میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں بیٹا, میں اپنی موت کا ذمہ دار تمہیں نہیں مانوں گا, بس اپنا خیال رکھنا اور اپنے بھائیوں کا, تم جانتے ہو نا. رحمت صاحب اپنے الفاظ بھی مکمل نہیں کر پائے. جازیب نے زور سے ارحم کی انگلی دبا دی. گولی چلنے کی دیر تھی. زین اور ارسل کی چیخیں جھاڑیوں سے گونجنے لگی. انہیں پکڑو, یہ یہاں سے جانے نہیں پائے. جازیب نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا اور وہ ان کی جانب بھاگے جبکہ ارحم وہی زمین پر گرتا سامنے پڑے بے جان وجود کو پتھرائی آنکھوں سے دیکھنے لگا. او مائی گاڈ ارحم, اسپرا کہتے ہوئے رونے لگی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب اس کے اپنے سگے پاپا نے کیا تھا. میں نے اس آدمی کو مار دیا جس کے روپ میں نے اپنے پاپا کو دیکھا تھا. اسپرا میں نے ان ہاتھوں سے اپنے پاپا کو مار دیا. ارحم نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. نہیں نہیں ارحم, اس میں تمہاری کوئی بھی غلطی نہیں تھی. یہ سب تمہارے پاپا کا قصور ہے. انہوں نے وہ قتل کیا ہے, تم نے نہیں. وہ بھیگے لہجے میں ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی. اوہ خدا, ارحم مجھے معاف کر دو, تم اتنی تکلیف سے گزرے ہو. اسپرا نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر روتے ہوئے کہا. کوئی اتنا بھی گرا ہوا کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے ہی بیٹے کی زندگی جہنم بنا دی جبکہ وہ محض 9 سال کا تھا. اپنے ہاتھوں سے اس کے ننھے بچے کو اندھیروں میں دھکیل دیا. وہ اس کے گرد اپنا سار باندھی نم آنکھوں سے سوچنے لگی. وہ مجھے اور میری ماما کو اپنے گھر میں لے گیا, ایک کمرے میں ماما کو قید کر دیا اور اس کے ساتھ والے میں مجھے. وہ میری ماما کو مارتا پیٹتا, ان پر چیختا چلاتا مگر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا, نہ ہی ان کے آنچل میں چھپ سکتا تھا. ان کے سسکنے کی آوازیں ہر وقت میرے کانوں سے ٹکراتی رہتی. وہ ہر صبح شام دوپہر میں میرے کمرے کا دروازہ کھولتا اور کھانا میرے منہ پر پھینک کر چلا جاتا جیسے میں وہاں کوئی بھکاری ہوں. لیکن یار سلوک تو ایسا بھکاریوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا تھا. جتنی دیر وہ گھر رہتا میری ماں تڑپتی رہتی کیونکہ وہ ٹارچر کرتا رہتا تھا. خاموشی تب ہوتی جب وہ اپنے کام پر چلا جاتا. جو دیوار ہم دونوں کے کمرے کو جوڑتی تھی ایک ساتھ پشت لگا کر بیٹھ جاتے
اور دوسری जानिब मेरी मम्मा, वो मुझे समझाती इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है, यहाँ तक कि वो ये भी बोलती कि रहमत पापा के कत्ल में मेरा कोई कसूर नहीं। अस्परा, मैं अपनी मामा से बहुत मोहब्बत करता था। खुदा ने बहुत अनमोल तोहफा दिया था। वो आंसू पीते हुए लंबा सांस खींचकर बोलने लगा। 1 माह के बाद मैंने अपनी मामा को देखा, क्योंकि वो हमें एक बिजनेस पार्टी पर ले गया था और वहाँ फैमिली होना बहुत जरूरी था। जब मैं इस भयानक कमरे से निकलकर पार्टी में पहुंचा तो मैंने अपनी मामा को देखा, जो हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही थी। ब्यूटिशियन ने इनके चेहरे के सारे निशानात मेकअप से छुपा दिए थे। मैं भागते हुए इनकी बाहों में जा समाया। सारी पार्टी में जाजिब खुद को ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे वो बहुत अच्छा बाप और हस्बैंड हो। पार्टी में जैसे ही इसकी नजर कुछ के लिए हम लोगों से ओझल हुई, मेरी मामा मुझे लेकर वहां से भाग गई। इन्हें नहीं पता था वो मुझे कहाँ ले जा रही हैं, मगर वो भागती चली गई और आखिर में वो मुझे यहाँ ले आई और हमने कमरे की जानिब इशारा करते हुए कहा, जहां वो दोनों अभी इकट्ठे खड़े थे। मेरी मामा ने ये छोटा सा घर साफ किया। हम लोगों ने यहाँ रहना शुरू कर दिया। वो हर रोज मुझे कमरे में लॉक करके खुद खाने की तलाश में निकल जाती। मुझे नहीं पता था वो क्या काम करती हैं और क्या नहीं। वो जब घर में वापस लौटती इनके हाथ जले हुए होते। जब मैं 10 साल का था तो मुझे पता चला वो कोयले की फैक्ट्री में काम करती हैं। एक रात जब मैं अपनी मामा का इंतजार कर रहा था तो एक आदमी दरवाजे पर आया, लेकिन मेरी मामा के कहे के मुताबिक मैंने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि इन्होंने मना किया था कि इनके अलावा कभी किसी के लिए दरवाजा ना खोलूं। लेकिन जब इसने मेरी मामा का नाम लिया तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं रही और मैंने दरवाजा खोल दिया और हमने बताकर लंबा सांस खींचा और अपनी आंखें बंद कर ली। इसने कहा, मेरी मम्मा मर गई हैं। ये बताते हुए इसकी आंखों से आंसू टूट कर गिरे, जबकि अस्परा सांस रोके इसे देखने लगी। अस्परा, इसने कहा, मेरी मामा ने इतना धुआं बर्दाश्त नहीं हुआ और घुटन से इनका वजूद दम तोड़ गया, क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गई थी। इनको दफनाने के बाद मैं इस खौफनाक दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया। मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है, मुझे किस तरफ जाना है। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ अब। अस्परा, जो थोड़ी सी रकम मेरे पास थी, मैं शुरू से एक वक्त में इससे खाना खाता और फिर जब पैसे खत्म होने के करीब आए तो हफ्ते में एक बार खाना खाता। मैंने बाहर निकल कर कोई काम करना चाहा जिससे मेरा पेट भर जाए, मगर 10 साल के बच्चे को कौन काम पर रखता, यह गैर कानूनी था। एक दिन भूख से बेहाल वजूद लेकर मैं सड़क पर लेटा हुआ था कि अरसल और जैन ने मुझे ढूंढ लिया। इस दिन मुझे एहसास हुआ वो दोनों जिंदा हैं। इन लोगों के साथ एक आदमी था जो काफी खतरनाक लग रहा था, लेकिन वो मेरे पापा की तरह का इसमें कुछ भी नहीं था। वो आदमी हम सबको अपने साथ ले गया। वो इटली के तमाम गैर कानूनी काम करता था। पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी। इसने हम सबको बड़ा किया। वो जाजिब जैसा नहीं था। इसने हमें रहने के लिए जगह, खाने के लिए खुराक और कपड़े दिए। इसने हमें मजबूत, बहादुर और पावरफुल बनाया। हमें इसके लिए काम करते हुए हिचकिचाहट महसूस नहीं होती थी। अरसल और जैन ने अपने पेरेंट्स का ख्वाब पूरा किया डॉक्टर बनकर, क्योंकि वो यही चाहते थे। लेकिन इसके बावजूद वो गैर कानूनी कामों में मुलविस रहे, क्योंकि जिस आदमी ने इन्हें पढ़ाया लिखाया था वो इसकी भी मदद करना चाहते थे। हमारे बॉस रजा ब्रांडो की मदद से मैंने अपने बाप जाजेब को ढूंढा और थोड़ी की मदद से इसकी टांगे और बाजू तोड़ दिए। लेकिन दिल को सुकून ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि सामने पड़ा वजूद मेरी बर्बादियों की वजह था। मेरी हंसी मुस्कुराती जिंदगी फिरानियों में धकेलने वाला था। मैंने पेचकस पकड़ा और इसके सीने को चीरकर इसमें से दिल निकाल लिया और अपने हाथों से बुरी तरह मसल दिया। इस दिन मेरे अंदर इस कदर जुनून देखकर मेरे बॉस ने मुझे स्कॉर्पियो का नाम दिया। अस्परा, मेरा बाप मरते वक्त मुझे स्कॉर्पियो बना गया, वो खुश्क सा कहका लगाते हुए बोला, जबकि वो पास खड़ी शिद्दत से रो दी। इसके बाद बॉस ने मुझे अपना राइट हैंड बना लिया। मैं इस जिंदगी में धंसता चला गया। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं रही। दिल तो इसी दिन मुर्दा हो गया था जिस दिन अपनी माँ को अपने हाथों से दफना गया था। अस्परा, मैं मौत से खेलने लगा। मैं इंसान से कब मॉन्स्टर में बदल गया एहसास ही नहीं हुआ। एहसास होता भी कैसे, जज्बात ही मर चुके थे। बैंकॉक में अपनी जिंदगी मौत के हवाले करके मैंने बॉस और टैनी को वहां से निकाला और अपने सारे साथियों को भी भगा दिया। ऑफिसर सनान को लगा मैं मर गया हूं, लेकिन मेरी जगह कोई और आदमी जला था। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं थी। मैं हर गलत काम करने लगा। मेरे पास हर चीज थी, दोस्त, पैसा, औरतें, शोहरत, मुख्तलिफ दुनिया की हर चीज मेरे कदमों में मौजूद थी, लेकिन सुकून नहीं मिला मुझे। अस्परा,
زین اور ارسل نے اپنے پاپا کی موت کا ذمہ دار مجھے کبھی نہیں مانا، الٹا ان لوگوں نے مجھے اس ہاتھ سے نکلنے میں مدد کی تھی، اور وہ دونوں مجھے بہت عزیز ہیں۔ وہ دونوں میری زندگی بن گئے۔ میں نے اس زندگی میں خوش رہنا چاہا لیکن نہیں رہ پایا۔ میرا باپ مر کر بھی زندہ ہے، وہ آج بھی موجود ہے، یہاں یہاں زندہ ہے وہ۔ اور ہم نے اپنے دماغ پر شہادت کی انگلی مارتے ہوئے کہا، مجھے خواب آتے ہیں، مجھے ٹارچر کرتے ہیں، جیسے میری ماں چیخ رہی ہو، ارہم بیٹا آؤ میری مدد کرو۔ آنٹی شازیہ چلاتی ہیں مجھ پر، میں نے کیسے ان کے شوہر کا قتل کر دیا اور ان کی زندگی اجاڑ دی۔ یہ خواب میری جان ہی نہیں چھوڑتے، میں پاگل ہو جاتا ہوں، میں بے رحموں کی طرح قتل کرتا ہوں، میں ایسے قتل کرتا ہوں اسپرا لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں مونسٹر بن جاتا ہوں، a true monster, worse than my father۔ اسپرا میری طرف دیکھو اسپرا، تمہیں یہ چاہیے، رہنا ہے اس کے ساتھ، زندگی گزارنی ہے یہاں، وہ چلایا تو اسپرا نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ او پلیز اسپرا، ترس مت کھاؤ مجھ پر، میں اپنے باپ جیسا ہی ہوں، کاش اس نے مجھے مار دیا ہوتا یا میں اپنی ماں کے ساتھ ہی مر جاتا۔ میں ایک بالکل مونسٹر بن چکا ہوں، میں کیا تھا اور کیا ہوں، اس نے چیختے ہوئے کہا اور پاس پڑا ٹیبل دوسری جانب اچھال دیا۔ میں اپنے باپ سے کم نہیں ہوں اور تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ وہ چلاتے ہوئے آس پاس کی ساری چیزیں توڑنے لگا۔ میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، نہیں رہ سکتی تم سے دور، میں خود نہیں جانتی میں اتنی بے بس کیوں ہوں، آخر کیوں؟ مجھے تم سے پیار ہے، آئی لو یو۔ وہ جو خود سے لڑ رہی تھی اپنی سوچ پر ایک جھٹکے سے ارہم کی جانب دیکھا جو کمرے کا سامان توڑنے میں مصروف تھا۔ او گاڈ، دادی صحیح کہتی تھی، مجھے اس سے پیار ہے، یہی وجہ ہے میں اس سے کسی کے قریب جاتا ہوا یا خود سے علیحدہ ہوتا ہوا نہیں برداشت کر سکتی۔ یہ تم پر ترس کھانا نہیں ہے ارہم، بلکہ سچ میں محبت کر بیٹھی ہوں۔ وہ اپنے کپاتے لبوں پر دانت رکھتے ہوئے نم آنکھوں سے خود سے بڑبڑائی۔ اسپرا کے سادہ سے خواب تھے گریجویشن کے بعد دانش سے شادی کر لینے کے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا کیونکہ اس کی پاک زاد نے سے اس کے لیے کچھ الگ ہی سوچا ہوا تھا۔ اسپرا کا ارادہ نہیں تھا کڈنیپ ہونے کا، وہ اس وجہ سے سج دھج کر کلب نہیں گئی تھی کہ وہ دنیا کی سب سے خطرناک کرمنل کو اپنی جانب اٹریکٹ کر لے۔ وہ یہ سب اس کے ہاتھ میں نہیں تھا، بلکہ جس ذات کے ہاتھ میں تھا جس نے اس کی تقدیر لکھی تھی۔ شروع میں وہ اس سے جھگڑی، نفرت کی، یہاں تک کہ بھاگ بھی گئی، مگر قسمت نے لا کر پھر اس کے پاس پھینکا اور وہ اس پر دل ہارنے لگی، جس سے لوگ ڈرتے ہیں، پولیس جس کی جان کے پیچھے ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود اسے عشق ہے اس سے، اور جب انسان عشق کرتا ہے وہ اپنا اچھا برا سب بھول جاتا ہے۔ اسی لیے اب وہ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس راستے پر چلنے کو تیار تھی، بے شک یہ راستہ اس کے وجود کو خاک میں ملا دیتا۔ جب وہ چیزیں توڑ کر تھک گیا تو وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کے برابر بیٹھ گیا اور اسے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ ارہم، میرے جو جذبات تمہارے لیے ہیں، آئی پرومس، ایسا تو میں کبھی دانش کے لیے بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ تم روح میں اتر گئے ہو، مجھے نہیں پتا اتنی محبت مجھے خود سے بھی ہے یا نہیں جتنی میں تم سے کرنے لگی ہوں۔ تم نے اپنی زندگی میں بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، ایک مکمل فیملی تو دیکھی ہی نہیں۔ میں پوری کوشش کروں گی تمہیں اپنی فیملی کا پارٹ بنانے کی، تاکہ تم دوبارہ سے وہ رشتے محسوس کر سکو جو تم نے 9 سال کی عمر میں کھو دی ہے۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو سنتے ہوئے سوچنے لگی جو تیزی سے چل رہی تھی۔ ارہم، تم آج بھی اسی ذیت کے ساتھ بندھے ہوئے ہو، تم نے خود کو ایک پل کے لیے بھی اس سے رہائی نہیں دی۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ گھر ہے جس کے اوپر تم نے اپنا ایک نیا گھر بنایا ہے۔ تم نے خود کو ہمیشہ اس 9 سال ارہم سے جوڑ کر رکھا ہے۔ وہ نم آنکھوں سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی جو بہت ٹوٹی پھوٹی حالت میں زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس اپنے کمرے میں لے گئی۔ ابھی انہیں وہاں آئے 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے، ارہم کو کال آ گئی جس کی وجہ سے اسے ایمرجنسی وہاں سے کسی کام سے جانا پڑا۔ میں جاؤں گی یہ گھر ارہم، اور تمہیں اس دلدل سے نکال کر رکھوں گی۔ وہ خود سے وعدہ کرتی روم سے نکلی اور ملازموں کے ساتھ سارے گھر کی صفائی کروانے لگی۔ گھنٹوں کے بعد گھر ایسا تھا جیسے یہاں کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسپرا کا سیل بجا تو اس کی توجہ اس نے کھینچی۔ ہیلو، مسکراتے ہوئے کہا، کیا میں یہ سوچوں کہ سب ٹھیک چل رہا ہے یا یہ کہ تم ڈرامہ کر رہی ہو؟ ملیحہ بیگم کے حیران کرن آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔
ना मामा, मैं सच्ची में खुश हूँ, वो कहका लगाते हुए बोली। माशाल्लाह, लेकिन ये सब कैसे हुआ? सच बताओ, तुम ठीक हो? वो तुम्हें हर्ट तो नहीं करता? कब आ रही हो स्प्रा वापस? मामा सांस लें। ओके, मैं ठीक हूँ, वो मुझे हर्ट नहीं करता, सब कुछ ठीक जा रहा है। वो जल्दी से बोली। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इसने तुम्हें कुछ नहीं कहा? लिया बेगम ने बेयकीनी से कहा। मामा, वो इतना भी बुरा नहीं है। अस्प्रा अब्दुल जब्बार, मुझे जरा बताना पसंद करोगी कि क्या हो रहा है? वो इसका फुल नाम तब लेती थी जब इन्हें किसी गड़बड़ होने का एहसास होता था। इसने मेरी पाकिस्तान की टिकट बुक कराई है और बोला कभी वापस ना हो। वो लपलपाते हुए बोली, वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कब की फ्लाइट है? कब पहुंच रही हो यहाँ? अब्दुल जब्बार, अब्दुल जब्बार, वो कहकर खुशी से अपने शौहर को पुकारने लगी। ये अस्प्रा है, बात करो इससे। उन्होंने कहकर अब्दुल जब्बार साहब को फोन पकड़ा दिया। परी, उन्होंने मोहब्बत से पुकारा। जी पापा, कैसे हैं आप? मेरा छोड़ो, बास्टर्ड का बताओ, क्या वो तुम्हारी लाइफ मुश्किल बना रहा है? अगर ऐसा है तो कसम से मैं। पापा पापा, रिलैक्स हो जाएं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो इनकी बात काटकर फौरी बोली, मुझसे झूठ मत बोलो परी, मैं नहीं बोल रही हूँ पापा, आई प्रॉमिस। वो हंसते हुए बोली, इसने तुम्हें आने की इजाजत कैसे दे दी? ये जरूर कोई ट्रैप है। परेशानी से बोले, नहीं पापा, वो सच में मुझे इजाजत दे रहा है वापिस आने के लिए। लेकिन कब की फ्लाइट है? मैं तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ जाऊंगा। वो इसके अल्फाज खत्म होने से पहले ही बोले, मैं नहीं आ रही पापा। इसके बाद पर दूसरी जानिब खामोशी छा गई। क्या कह रही हो अस्प्रा? वो खुद को कंपस करते हुए पूछने लगे। मैं इसे नहीं छोड़ सकती पापा। वो तुम्हें इससे मोहब्बत है? अब्दुल जब्बार साहब ने बात खत्म कर दी जो वो नहीं कह पा रही थी। पापा, मैंने कोशिश की थी लेकिन मुझे पता नहीं चला कब कैसे मैं इससे मोहब्बत कर बैठी। लेकिन मुझे इससे प्यार है पापा। वो यहाँ वहाँ टहलते हुए लड़खड़ाती आवाज में बोली। तभी दरवाजा खुला और आराम घर में दाखिल हुआ। इसने अस्प्रा की जानिब मुस्कुराहट उछाली, मगर इसके हाथ में सेल देखकर इसके माथे पर सिलवटें पड़ी और इशारे से पूछने लगा, कौन है फोन पर? अस्मा ने इसके इशारा किया। वो खामोश रहे तो वो गुस्से से वहीं खड़े होकर इसे घूरने लगा। पापा? अरहम समझ गया कि वो किससे बात कर रही है। वो वहां से हटकर सुकून से डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगा जो वो बाहर से लेकर आया था। पापा, मुझसे बात करें। अस्मा की आंखें भीगने लगी। मुझे माफ कर दे पापा। माफी मत मांगो, हम सिर्फ चाहते हैं तुम खुश रहो। अगर तुम्हारी खुशियां इससे जुड़ी हैं तो हम भी खुश हैं। हमें तुम पर यकीन है अस्प्रा, और खुशी है तुमने अपने दिल को फॉलो किया। अस्प्रा ने सुकून भरा सांस खींचा। थैंक यू पापा, आई लव यू सो मच, आई लव यू ऑल। वो चहकते हुए बोली, वी लव यू टू एंड हैप्पी बर्थडे स्वीटहार्ट। अब्दुल जब्बार साहब मुस्कुराते हुए चिल्लाए। तो अस्प्रा ने जल्दी से स्पीकर पर हाथ रखा कि कहीं अरहम न सुन ले, वो इससे काफी ज्यादा दूर था। शुक्रिया पापा, हैप्पी बर्थडे परी। मिया बेगम ने मुस्कुराते हुए इसे विश किया। शुक्रिया मामा, अपना पापा का और बेला का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। वो नम आंखों से मुस्कुराते हुए बोली, मैं जरूर रखूंगी, लेकिन तुम्हारे पापा बहुत सर खाते हैं। वो शरारत से बोली, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है डार्लिंग? अब्दुल जब्बार साहब चिल्लाए। तो अस्मा इनकी नोक-झोंक सुनकर खिलखिलाने लगी। ठीक है, फिर बाद में बात होती है, अपनी दादी अम्मा से बात जरूर करना। नेहा बेगम जल्दी से बोली। ओके मामा, आप फिक्र नहीं करें। वो कहकर कॉल बंद कर दी। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और अपनी फीडबैक हमें लास्ट में दीजिएगा। आपको ये नॉवल कैसा लगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।